नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बात अब आपके मुद्दे की, जिसमें आज बात होगी ओबीसी आरक्षण की। दरअसल मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मांग पर प्रदेश सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है, जिस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने 10 मई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जो सरकार चाहती है कि 35% आरक्षण मिले ओबीसी को, वो हो पाएगा या नहीं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा या पुराने आरक्षण के हिसाब से, इस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट की मांग को प्रदेश सरकार ने पूरा कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार को ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को 10 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। सरकार ने कोर्ट में जो ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सभी स्तरों में पिछड़ा वर्ग के लिए 35% आरक्षण दे। समस्त नगरीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 35% आरक्षण दे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। सर्वे के बाद चिन्हांकित जनसंख्या के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिला ब्लॉक को अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र घोषित किया जाए। उन क्षेत्रों में विकास की योजनाएं लागू की जाएं, बस्ती विकास जैसे कार्य किए जाएं। राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जो जातियां केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, उन जातियों को केंद्र की सूची में जोड़े जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे। केंद्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में जो जातियां मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन जातियों को राज्य की सूची में जोड़ा जाए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने संविधान के अनुसार मध्य प्रदेश में तत्काल पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव कराने की मांग एक बार फिर की है। प्रदेश के अंदर शोषित और पिछड़ी जाति के लोगों को संविधान के अनुसार पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव में भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। कोर्ट चाहे तो प्रदेश सरकार से संविधान के अनुसार सारी प्रक्रिया करा ले, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न हो। सवाल है कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन क्या आरक्षण की सीमा 50% की सीमा को पार हो पाएगा? 50% से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। शिवराज सरकार ने 51% आबादी को साधने के लिए 27% सीटें रिजर्व करने का ऐलान किया। वर्तमान में 15% सीटें एससी, 20% सीटें एसटी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। एससी के लिए ट्रिपल टेस्ट नियम के मुताबिक कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इस हिसाब से ओबीसी के लिए 15% सीटें रिजर्व हो सकती हैं। इस लिमिट को पार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। जहां मामला कोर्ट में है, वहीं इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वो आंकड़े सही मुझे नजर नहीं आते। मध्य प्रदेश में सरकार कह रही थी 48% पिछड़ों की जनसंख्या है और उसी के अनुपात में 35% आरक्षण देने की बात सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में उससे कहीं अधिक हमारी आबादी है, 56% से अधिक मध्य प्रदेश में पिछड़े हैं और उसी अनुपात में हमको मध्य प्रदेश की सरकार ने आरक्षण देना चाहिए। सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन सवाल है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित आरक्षण को लेकर कोर्ट में पेश रिपोर्ट में दिए आंकड़ों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव होंगे और क्या 35% आरक्षण देना संभव होगा? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। अश्विनी दुबे जी हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और आनंद जाट जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक छोटा सा रिएक्शन राजपाल जी आपसे। उम्मीद है सर कि ट्रिपल टेस्ट पास कर लिया है आप लोगों ने, और यहाँ तो बात 27% की हो रही थी, वहां जाकर डिमांड आपने 35% की रख दी। 27% पूरा नहीं पड़ रहा सर, 35% कैसे होगा? मध्य प्रदेश की सरकार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। हमने ओबीसी वर्ग
का पुरजोर समर्थन सुप्रीम कोर्ट में किया है। ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस ने जिस प्रकार से उनके साथ धोखा करने का काम किया है, हमने वो तथ्य भी उजागर करने के काम किए। हमने सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास के तहत ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण सामान्य निर्धन को देने का काम किया। हमने मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग को आरक्षण सुनिश्चित हो इस दिशा में काम करने का काम किया। हमने एससी एसटी वर्ग के भी सम्मान के लिए गौरव दिवस मना के और उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का काम किया। वर्तमान परिदृश्य में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अवसर आया तो सरकार ने बिना देर करे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महाधिवक्ता के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम किया और मध्य प्रदेश में जो 48% ओबीसी मतदाता का प्रतिशत है वो बताते हुए हमने उसकी मांग करने का काम किया कि क्या ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। हमने इस मध्य प्रदेश के अंदर सदन के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने और सदन के बाहर भी यह विश्वास के साथ संवेदनशीलता के साथ ये बात कहने का काम किया कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो ओबीसी वर्ग को साथ में लेकर ही होंगे। इस दिशा में हमने मार्ग प्रशस्त करने की व्यवस्था की है इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारी सरकारों ने किया है। चलिए, आपकी कोशिशें कितनी काम आती हैं सर, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन आनंद जी, कांग्रेस पार्टी तो इस वक्त विपक्ष में रहकर शायद खुश है कि चट भी हमारी पट भी हमारी, चुनाव कराने के लिए हम याचिका भी लगाएंगे कि देरी क्यों हो रही है, और फिर हम ये भी चाहेंगे कि ओबीसी को आरक्षण भी पूरा मिले क्योंकि हम तो देकर गए थे। लोकेंद्र जी, पहले तो मैं ये भ्रम दूर कर दूं कि चूंकि पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है उसमें सिंबल पर चुनाव नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी कहीं भी किसी भी अदालत में पार्टी नहीं हो सकती है, और सिंबल पर नहीं होते तो उसमें पार्टी होने का प्रश्न नहीं उठता है। दूसरी बात जो है, सैयद जाफर तो आप ही के नेता हैं, उन्होंने कहा ना ये कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि जाफर साहब तो आप ही के नेता हैं, उनको आप कह दें कि वो वकील भी हैं साथ में तो अलग बात है। उन्होंने जो याचिका लगाई थी वो अनुच्छेद 243C और 243D 243C 243D के अनुरूप जो है एक रोस्टर और आरक्षण की प्रक्रिया में जो विसंगतियां थी, 2019 के रोस्टर को खत्म करके और 2014 के आरक्षण 200, तो उसमें देखिए राजपाल जी, अगर आप ऐसे डिबेट करना चाहते हैं तो मैं इसके 243 यूए साहब आप बीच में सेक्शन गलत बता रहे हो, आर्टिकल गलत बता रहे हो यार, आर्टिकल तो गलत मत बताओ मेरे भाई, आर्टिकल तो गलत मत बताओ, बाकी झूठ बोलो। तो आर्टिकल समझिए इस बात को। चलिए एक एक कर सर काउंटर कर लीजिएगा राजपाल जी, बाद में एक एक कर राम जी महाजन आयोग जो है उसका गठन कांग्रेस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी करते हैं। ओबीसी को आरक्षण 14% जो है दिग्विजय सिंह देते हैं, उन्होंने बढ़ाकर 27% किया, वो भी दिग्विजय सिंह जी ने किया। कमलनाथ जी ने 2019 में जुलाई में 27% आरक्षण देने की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। तो चाणक्य ने एक बात कही है कि अगर किसी के हितैषी हो तो वो आपके शब्दों के जमा खर्च से नहीं दिखना चाहिए बल्कि आपको अपने कार्यकलापों में दिखना चाहिए। मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग से आते हैं और ठीक। लेकिन मैं आनंद जी अभी मैं अरुण यादव की हमने बयान सुनवाया, वो तो कह रहे हैं कि आबादी 56% के आसपास है, उन्हें सरकार के आंकड़ों पे भरोसा नहीं। सर अगर इतनी ज्यादा थी तो आपने 27 क्यों किया, आप 40% रख देते, रखने में क्या जाता है। अब इस पर जो है देखिए ये इस पर मैं वही बात कहता हूं कि कल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 48% मतदाता जो हैं वो पिछड़े वर्ग के, जनसंख्या नहीं कहा है। आप इसको समझिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, उसमें उन्होंने मतदाता कहा है, और मतदाता का अर्थ यह होता है कि जो मत दे सके। तो चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची होती है उसमें कहीं ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये भ्रामक आंकड़े हैं जो आदरणीय अरुण यादव जी ने कहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि आबादी ज्यादा है तो उस अनुपात में मिले, कितना मिलना चाहिए, मैं वो अनुपात पूछ रहा था। 2 मेहमान और हैं, उनसे कितने अनुपात मिलना चाहिए, 40% मिलना चाहिए, 50%? वही आपसे पूछना, मैं
मैं आपसे ही ये पूछना चाहता हूं कि अगर 48% जनसंख्या है तो 48% आरक्षण क्यों नहीं देते? आपने किस आधार पर 35% कर दिया? हाँ, तो फिर कर दीजिए सर, जिसकी जितनी जनसंख्या उस हिसाब से फिर करा दीजिए। आपकी सरकार इतने समय तक रही, इस तरफ सोचना चाहिए था। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ राजन जी भी जुड़ गए हैं। पहले मैं अश्विनी जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। अश्विनी जी, कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट है उसमें तीसरा बिंदु तो यही कहता है कि 50% से ऊपर नहीं होगा, और ये सारी कोशिशें इसीलिए हो रही हैं कि 50% से ऊपर हो जाए। और एक सरकार दावा ये भी करती है कि हम तो 10% दे रहे हैं, जो EWS है यानी कि जनरल में हैं, जो वीकर सेक्शन से, उनको भी हम 10% दे रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ये भी दावा करती है कि 3 चीजों में क्योंकि कोर्ट में पिटीशन डली वो रुक गए, और ये आरक्षण का पंचायत का मामला छोड़कर हम बाकी जगह भी भर्तियों में 27% OBC आरक्षण दे रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजें मान्य हैं? अगर 50% से क्रॉस कर रही हैं चीजें, तो जो भर्तियां होंगी, जो 10% अलग से जनरल कैटेगरी को दिया जा रहा है या 27% OBC को कहीं भी दिया जा रहा है, तो ये चीजें मान्य हैं? किसी भी तरह से लोकेश भाई, इस देश की कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट है, उस कोर्ट ने जब फैसला दिया तो वो कानून के रूप में काम करता है। देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग पिछले पहले भी डिबेट कर चुके हैं कि राहुल रमेश वाघ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में इसी सुप्रीम कोर्ट कुछ हफ्तों पहले जो मैंडेटरी प्रोविजन किया और कहा, जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि ये जो ओबीसी को लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन अक्रॉस द कंट्री दिया जाएगा, वहां ये फॉलो होगा। पॉइंट नंबर 1। तो जो महाराष्ट्र की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सिर्फ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो इक्वली अप्लाई होगी मध्य प्रदेश के केस में। पॉइंट नंबर 2, इंदिरा साहनी की जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है, वो साफ तौर पर कहती है कि आपको एक क्राइटेरिया डिसाइड करना है, और किसी भी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है 50% टोटल रिजर्वेशन, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो ट्रिपल टेस्ट की बात करें, जिसमें के कृष्णामूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2010 की जो जजमेंट है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देना और लोकल बॉडीज के इलेक्शन में रिजर्वेशन देना, दोनों में भिन्नता है, दोनों में अंतर है। यानी कि जो आप प्रपोर्शन रिजर्वेशन का लोकल बॉडी के इलेक्शन में डिसाइड कर रहे हैं, वो किसी भी स्थिति में SC, ST, OBC और सबको करके 50% से ज्यादा नहीं। अगर आप ऐसा लेकर के जाते हैं तो जो वो प्रिंसिपल्स लेट डाउन हुए हैं, उन प्रिंसिपल्स का वायलेशन होगा। लॉ बड़ा क्लियर है, संवैधानिक व्यवस्था बड़ी क्लियर है। और एक बात फिर बताना चाहूंगा कि OBC रिजर्वेशन संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए दिया। लेकिन एक टेस्ट एक था इंदिरा साहनी की जजमेंट का भी और जो के कृष्णामूर्ति की जजमेंट का भी, कि राज्य जो है ये देखेंगे कि कौन कौन सी जातियां जो है आर्थिक रूप से सबल हो चुकी हैं, सामाजिक रूप से आगे आ गई हैं, उन जातियों को रिजर्वेशन की कैटेगरी से आगे निकाला जाएगा। आज तक ऐसी कोई गणना नहीं हुई। फिर पार्लियामेंट में डिबेट के दौरान, और जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुई, साफ तौर पर पार्लियामेंट ने कहा कि स्टेट्स के विजडम पर छोड़ा जा रहा है कि स्टेट्स जो है फॉर्मुलेट करें गाइडलाइंस, और जो ओबीसी रिजर्वेशन के जो पात्र लोग हैं, उन पात्र लोगों को उसका बेनिफिट मिले, स्टेट्स के प्रोगेटिव में होना चाहिए। तो कानून के शासन, थोड़ा सा इसको और सरल कर देते हैं सर। वैसे तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी थोड़ा और सरल करके मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, ये कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 15% बचता है, जो कोटा है 50% तक का। क्या उससे ज्यादा किसी भी सूरत हाल मिल सकता है आरक्षण? किसी को नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। और यह सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में साफ तौर पर मैं अब इस पर एक और सवाल सर, एक और स्पष्टीकरण। जो सरकार ये दावा कर रही है कि जो मामले कोर्ट में नहीं है और उस पर हम आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या वो भी जिस दिन कोर्ट में जाएंगे अटकेंगे? नेचुरली अटकेंगे। यही जुडिशियल प्रिंसिपल है, सेटल्ड लॉ है। ठीक, रंजन जी सवाल, राजन जी माफ कीजिएगा, राजन जी सवाल यह है कि सरकार जो कोशिशें कर रही है, संवैधानिक व्यवस्था यहां पर अश्विनी जी ने समझा दी कि भाई 50% नहीं क्रॉस कर सकते, तो ये सारी केवल क्रेडिट लेने की कोशिश है। और एक चीज और अहम, कोर्ट का फैसला अगर आ जाता है और उसमें अगर ये कहा जाता है कि 2 सप्ताह बाद आपको चुनाव कराने हैं, तो ये सरकार के लिए स्थिति क्लियर होगी कि भाई अब कोर्ट का आदेश है तो हमें कराना पड़ेगा, या और खिलाफ चली जाएगी अगर वो 27% आरक्षण नहीं दे पाते? देखिए, कोर्ट का जो भी आदेश है वो अश्विनी जी ने बहुत क्लियर किया।
जो ट्रिपल टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट पहले डिसाइड कर चुका है, बोल चुका है कि ट्रिपल टेस्ट की जो पैरामीटर्स है उसके भीतर आपकी चीजें रहेंगी। आप चाहे जो भी डेटा दें 35%, 48% जो भी, अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है, आर्डर है, उसको मानना ही पड़ेगा। देखिए, एक और सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली है कि आप सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना एक जरूरी नहीं पॉलिटिकली भी बैकवर्ड आप हो, ये भी है। तो बहुत सारे जो नॉर्म है, पैरामीटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। तो अभी जो डेटा है उसको लेकर के अभी तो जो अपोजिशन हो बोल रहा है कि हमें 48% चाहिए, तो क्या 48% दे देंगे आप? 50% डाले दीजिए इसमें। अगर आप उसको बढ़ा करके 35 ले जाते हैं 71% हो जाए, तो अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, आदेश उसको देना है, आदेश के परिपालन में ही चुनाव होना है। इसमें चुनाव रुके भी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, बहुत क्लियर चीजें दिख रही हैं। लेकिन चूंकि कोई भी पार्टी इस बात से पीछे नहीं हटना चाहती कि ओबीसी कितने खैर ख्वाह हैं कि हम कितना रिजर्वेशन देना चाहते हैं, लेकिन लीगली अल्टीमेटली जो चुनाव होगा वो तो लीगल फ्रेमवर्क पे होगा। वो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की बात है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क नहीं होगा, पॉलिटिक्स डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, एक डेटा आया है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी है, और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि जो डेटा उनका है वो कितना जायज है, कितना और किस हद तक उसको माना जा सकता है। लेकिन बात वही आएगी, जो ट्रिपल टेस्ट में थर्ड पॉइंट है 50% का, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही गाइडलाइन को, अपनी आर्डर को, अपनी नाम को क्या डिफाई करना चाहिए, क्या वायलेट करना चाहिए? अश्विनी जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूं, ये जो सरकार ने वोटर लिस्ट के आधार पर डेटा दिया है, क्या ये आपको लगता है कि ट्रिपल टेस्ट के जो मानक हैं, एक जो संवैधानिक आयोग बनाना था पिछड़ा वर्ग के लिए वो सरकार ने किया, लेकिन उसके बाद जो रिसर्च के लिए रेफरेंस वोटर लिस्ट को दिया गया है, क्या ये सही दिशा में कदम उठाया है सरकार ने? क्या ये टिक पाएगा वहां पर? और उसमें भी 2009 और 2014 की वोटर लिस्ट का जिक्र है, लेटेस्ट नहीं है वो। मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है। किसी भी परिस्थिति में, जैसा श्रीवास्तव जी ने बताया, उस बात को अग्री करते हुए मैं कहूंगा कि ये जो आंकड़े तैयार किए भी जाते हैं, तुलनात्मक जो अध्ययन भी किया जा रहा है, और संकलित आंकड़े और सर्वेक्षण अगर करके पेश करते भी है, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के वायलेशन में होगा। इसलिए उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है जो दिखाने के लिए, खुश करने के लिए ओबीसी को मध्य प्रदेश के की जा रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक, एक सरकार ने शायद 27% दिखाने के लिए उसे किया, एक सरकार अब कह देगी हमने 35% किया, दिखाने की एक्सरसाइज है, लेकिन कोर्ट पर ही निर्भर करता है कि वो अपने आदेश को बदलेगा या नहीं, क्या 50% की जो लिमिट है वो क्रॉस होगी या नहीं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन इस चक्कर में लंबे समय से निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अटके हुए हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि कोर्ट की आदेश का पालन हो, जो भी हो, और जल्द से जल्द लोकल बॉडीज के चुनाव मध्य प्रदेश में कराए जाएं ताकि वहां पर जनप्रतिनिधि मिल सके। अब कोविड जैसी भी स्थिति फिलहाल नहीं है, क्योंकि और विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं प्रदेश में, तो फिर लोकल बॉडीज के चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।